हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने LLB फर्स्ट सेम पेपर है हमारा IPC इंडियन पेनल कोड। ठीक है, द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। अब से पहले हमारे 3 एग्जाम हो चुके हैं, 3 पेपर हो चुके हैं। ज्यूरिस, कॉन्स्टी और टॉर्ट। इन तीनों को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपसे जब आप मेरे से जुड़ गए हो तो आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मेरे परिवार हो। ठीक है ना, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सही रास्ते पर लेके जाऊं। ठीक है ना, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपने ज्यूरिस में चाहे कम मेहनत की हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कम की हो या टॉर्ट में कम की हो, आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी 100%। ठीक है, बट आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो IPC है इसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें इम्पोर्टेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, पहली बार तो ये है। इसमें जो एग्जामिनर है किसी भी सेक्शन को उठा के लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेट नहीं है कि इम्पोर्टेंट है क्या। हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ क्वेश्चन अधिकतर बूझे जाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति यही नहीं रहती कि वो लॉन्ग में ही आए। वो शॉर्ट में भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले पेपर को हम कैसे काबू करें, तो उसको काबू करने का एक तरीका क्या है कि अब से पहले एक पार्ट तो मैं पहले डाल चुका हूं सेक्शंस का, है ना, जिसमें हमारी धाराएं थी, और सेकंड पार्ट है ये वाला जो अब तुम देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्शंस। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, अपने पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भाई इतने देखने हैं, इतने देखने हैं, इतने रटने हैं भाई, अनलिमिटेड। अब से पहले मैंने किसी वीडियो के लिए ये नहीं कहा, किसी क्वेश्चन के लिए ये नहीं कहा कि इनको बार बार देखो, बार बार देखो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितनी ये धाराएं हैं, जितनी ये सेक्शंस हैं, इनको भाई कम से कम 2-2 3-3 बार लिख के इनको रट लो। क्या कर लो, रट लो। अगर आपने ये नहीं रटी ना तो लिख लेना, आपका IPC का पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा आपकी स्थिति को, ध्यान रख लेना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बट जो बच्चे अपनी इन IPC पे कमांड कर लेंगे उनका बहुत ही बेहतरीन पेपर जाने वाला है, बहुत ही लाजवाब पेपर होने वाला है। जिन्होंने पार्ट 1 पे और पार्ट 1 और 2 पे इन पे अपनी मेहनत कर ली। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने और डाली थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, आप उसको जाके देख लेना। उसमें हमें क्या मिलेगा, उससे पता चलेगी कि हमें पेपर कितनी देर में कैसे कैसे सेट करना है। ठीक है, दूसरी बात, इनको रट लो अच्छी तरह से। जब हम इन सेक्शनों को रट लेंगे, हमारा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर 2 चीजें देखता है, आपके सेक्शन, आपकी राइटिंग। ठीक है, IPC के अंदर। ठीक है, आपके सेक्शन सही हैं तो आपको नंबर राइट 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 मिलते चले जाएंगे। अगर आपके सेक्शन की रूपरेखा ही गलत है तो आपको नंबर कटते चले जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात, ये वो सारे सेक्शन हैं, ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं निकाल के ले आया हूं, ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है,
इनके अलावा और कोई सेक्शन आपके पास आने वाला नहीं है, इनमें से पेपर बनेगा। एक्सप्लेन करके ही समझाया था अब से पहले वाली वीडियो को, इसको भी एक्सप्लेन करके ही समझाऊंगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, क्वेश्चन तो लेके आऊँगा, क्वेश्चन भी लाऊंगा, शॉर्ट भी लाऊंगा, वेरी शॉर्ट भी लाऊंगा, लॉन्ग भी लाऊंगा। लेकिन गारंटी, जिस तरीके से मैंने तुमसे टॉट में बोला था कि कोई भी क्वेश्चन निश्चित नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट में भी हो सकता है, शॉर्ट लॉन्ग में भी हो सकता है, कोई सा भी किसी में भी सेट हो जाएगा। ये बात मैंने पहले ही बोली थी। आज भी बच्चों का 80 से 90 नंबर का पेपर फंसा था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आना ही पेपर फंसना नहीं होता है, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताना और समझाना, आगे आपकी मर्जी है। दोनों वीडियो के अंदर जितने सेक्शन हैं अच्छे तरह से उतार के पूरे दिन लग जाओ, रट दो। अगर आपने जिस भाई ने ये सेक्शन रट दिए भाई, 40 नंबर तो अपने ऐसे निकाल के रख देना कि 40 नंबर तो हमारे ये हो गए प्लस, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन हम देंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, वो उससे तुम्हारी क्या बनेगी, इंक्रीज होंगे कि भाई 40 प्लस तो हमारे ये हो गए हैं। अब अदर से हमें कितना मटेरियल लेना, इन सेक्शनों को याद करके ही तुम्हारे 40 नंबर आ जाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। उम्मीद करता हूं आपने पहली वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। उतारो, देखो वीडियो को, सुनो मैंने क्या क्या बोला है, सुनो, उतारो, रिवीजन करो, सुनो, राइटिंग सेक्शन पे जाओ, सुनो, राइटिंग सेक्शन पे जाओ, ऐसे करो, है ना भाई। रट लेना 2 वीडियो को ध्यान से, है ना। आगे चलते हैं। सेक्शन है हमारा अगला, सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक क्या होता है, हम कोई व्यक्ति है, उसने कोई कार्य करा, ठीक है। कार्य करते वक्त उसका क्या था, उसने खूब सावधानी बरत के अपना कार्य करा। सावधानी से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन उससे कोई काम फिर भी बिगड़ जाता है। लेकिन किन परिस्थितियों में बिगड़ता है कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ठीक है। उसको पता है कि गाड़ी को अगर हम 100 से ऊपर लेके जाएंगे तो गाड़ी का जो बैलेंस है बड़ी मुश्किल से बनता है, और वो नया ड्राइवर है, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, अपनी खुद की कार खरीदी, हाथ उसका कच्चा था, वो 60-70 स्पीड तो झेल सकता था, अच्छी स्पीड में दौड़ा सकता था। लेकिन उसने गाड़ी को हाईवे पर ले जाकर, पीछे सवारी बैठी थी अपनी कार में, 100-125 की स्पीड पे चलाने लगा। तो उसको क्या था, सद्भावपूर्वक उसे गाड़ी चलानी आती तो थी, लेकिन उसे इतनी भी समझ थी कि अगर मैं गाड़ी को 70 और 80 से ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं दुर्घटना की स्थिति में चला जाऊंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी वो उसे लेके जाता है, तो वो क्या है, सद्भावना पूर्वक, सावधानी पूर्वक, यानी सब उसे मालूम था कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तब भी ये दिक्कत बन जाएगी। और दूसरी बात, ये तो था इसका अपवाद। क्या था, अपवाद। पहले बताया है मैंने अपवाद, क्योंकि आप अब समझ जाओगे। लेकिन कोई व्यक्ति पूर्ण सावधानी से कोई कार्य करता है, पूर्ण सावधानी से कार्य करने के बाद फिर भी उससे कोई गलती हो जाती है, तो उस व्यक्ति पे कोई बात दायर या कोई क्षतिपूर्ति का बात दायर नहीं करा जाएगा, ठीक है। ये थी इसका अपवाद, पहले बताया था पहले एग्जाम्पल में। दूसरे में मैंने इसका अर्थ बताया है, क्या है इसका अर्थ, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है कि यहाँ पर शादियों का माहौल है सब जगह, ये मैरिज चल रही हैं। तो ये मान लो, अगर एक तो इतने मतलब देख समझ नहीं सकते कि कितने चल रहे हैं, अनलिमिटेड डीजे चल रहे हैं, पता नहीं क्या करके हटेंगे लोग। और अगर मैं इस वक्त अगर उनके गाने की धुन में अगर मैं ये वीडियो बनाऊं तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। तो उस सावधानी को देखते हुए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब भी कुछ जगह पे ये साउंड चल रहे हैं, साउंड बज रहा है तगड़ा वाला, फिर भी थोड़ा वेट करने के बाद आपके लिए वीडियो डाला हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है मेरे इस समय, है ना, मेरे लिए इस समय। और दूसरी बात, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको देखो, अब से पहले मैंने प्रत्येक के नोट्स आपको बना के दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अगर हमें अपने पेपर में अच्छे तरीके से जाना है, एक तो इन पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना,
ठीक है। दूसरी बात, मैं कुछ क्वेश्चन आपके यूनिक से कराऊंगा, ठीक है ना। किससे कराऊंगा? यूनिक से, क्योंकि आईपीसी की जो बुक है इतनी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी है। अगर मैं पढ़ूं और मेरा फिर आगे मेरे जन्म के बाद मेरा बेटा पढ़े और मेरे बेटे का भी बेटा पढ़े, तब भी ये आईपीसी क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें तो अच्छे नंबर लेके आने हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पेपर करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यूनिक से डायरेक्ट कराऊंगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप यस लिख के भेज देना, सर यूनिक से करा दो। नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी लेट हो जाएगी, वीडियो बना के तुरंत दे दूंगा। ये भी देखो, ये भी आज मैंने निकाले थे आपके स्पेशल, जो सर्च करके रिसर्च करके कि क्या क्या आ सकता है। यूनिक को देखा, गाइड को देखा, अपनी बुक को देखा, सबको देखने के बाद जब मैं ये चीज़ें आपको निकाल के लाया हूँ, प्रीवियस पेपर भी देखा मैंने, तब आपके लिए मेहनत से निकाले हैं, ठीक है। अब बता देना आपको यूनिक से भी चाहिए कि यही सादा मटेरियल चाहिए। भाई ये चाहिएगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। देखो अब भी डीजे चल रहा है कॉपीराइट का, मुझे अब भी डर लग रहा है, ठीक है। रात के लगभग 11:30 हो रहे हैं और अब भी देखो डीजे चल रहा है, ठीक है। ये पता नहीं क्या करके हटेंगे, कॉपीराइट लग जाएगा चैनल पे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। बात आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। यूनिक के अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हो कि मैं यूनिक से आपकी तैयारी कराऊं या नहीं कराऊं। ऐसे अगर हाथ से प्रिपेयर करके दूंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन और आपको दूंगा मैं, अगर यूनिक से भी कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझा के कराऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 वर्ष से कम आयु वाले शिशु का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा है और उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है, ठीक है, और वो व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, एनी मतलब वो जितने भी अपराध हैं उनमें से कोई भी अपराध अगर वो कर देता है तो उस पर क्या नहीं होगा, कोई भी केस दायर नहीं होगा। सेक्शन 82 कहता है, क्या कौन सा कहता है हमारा सेक्शन 82? ये कहता है अगर 7 वर्ष से कम कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो कोई अपराध करता है, मर्डर करता है, किसी का पत्थर मारता है, ठीक है, कुछ भी है, तो उस पर कोई केस दायर नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के दूसरा है 7 वर्ष से। देखो अभी हमने क्या कहा था, 7 वर्ष से नीचे, क्या 7 से नीचे, लेकिन अब क्या है 7 वर्ष से, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व समझ के शिशु का दायित्व है, ठीक है। अब देखो अगर कोई बंदा, कोई लड़का है 7 वर्ष का है, बिल्कुल 7 वर्ष का है, 7 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच में है, ठीक है, और ये कोई अपराध करता है, ठीक है, अपराध करता है, अपराध में इसको क्या करा जाएगा, दंडित करा जाएगा, इसे सजा दी जाएगी, बशर्ते कि उसे इतना पता हो कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो अपराध है। इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। एक बच्चा था, वो जो दुकान पे खड़ा था, तो उसका जो दुकान का मालिक था वो दुकान को छोड़कर थोड़ी देर के लिए चला गया। बच्चे ने क्या करा, डिब्बे का ढक्कन खोला और उसमें से कुछ टॉफियां निकाली, अपनी जेब में डाली और दाएं बाएं देखा और वहां से भाग गया, ठीक है। उस मालिक को पता चला कि वो लड़का यहाँ पे खड़ा था, वो ही टॉफी लेके गया होगा, ठीक है। अब पुलिस आती है, लोग इकट्ठे होते हैं, केस अदालत में जाता है, तो वहां पे क्या सिद्ध होता है कि बच्चे को दंडित किया जाएगा, बच्चे को सजा दी जाएगी, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी समझ थी कि जो मैं कार्य कर रहा हूं ये चोरी है। अगर उसको इतनी समझ नहीं होती कि जो मैं कार्य कर रहा हूं चोरी है और मुझे अब दंड मिल सकता है, पिटाई लग सकती है, तो वो भागता नहीं। उसका जो भागना है वो ही दंड साबित करता है, वही अपराध को साबित करता है। अगर वो टॉफी निकाल कर वहीं पर खाता है, 1-2 टॉफी निकालता है, वहीं पे खाता है और मालिक आ जाता है तब भी उससे नहीं डरता है, तो वो क्या है, उस दंड की स्थिति में नहीं आएगा। सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो खड़ा है या बैठा है, एक बच्चा मतलब उससे मजाक करने लगता है, तो वो गुस्से में आके उस आदमी के चाकू मार देता है, और चाकू मार के वो अपने घर में क्या करता है, दुबक जाता है, अपने रूम में जाके बंद हो जाता है और ताला लगा लेता है अंदर से।
तो ये निर्णय निकलता है कि उस बच्चे में इतनी समझ थी, अगर मैं चाकू मारूंगा तो मुझे अपराधी घोषित करा जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी, यानी मुझ पे मार लगेगी, उसकी समझ में, यानी मुझे पीटा जाएगा। तो उसे क्या थी? समझ। तो उस वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा? उस बच्चे को दंडित किया जाएगा। किस में करा जाएगा? सेक्शन 83 में। ठीक है, आगे चलते हैं। विकृत बुद्धि के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति। ठीक है, विकृत बुद्धि, अगर कोई व्यक्ति पागल है, मंद बुद्धि है, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानता है, तो अगर उसके द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसके क्या है? दायित्व मुक्ति कर दी जाएगी। उसे इतनी समझ नहीं है कि जो मैंने किसी को मारा है वो अपराध है। सपोज करो पुलिस आई, उसने कोई अपराध करा, पुलिस आई और पुलिस के आने पर उसने पुलिस पे भी हाथापाई कर दी, और हाथापाई करने के बाद वो पुलिस के सामने हंसता रहा और पुलिस से ही मजाक करता रहा और पुलिस के सामने ही बैठ गया। यानी कि उससे क्या निश्चित था कि उस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि जो वो कर रहा है वो अपराध कर रहा है, क्या कर रहा है ना। वो मर्डर कर दिया उसने गलती से किसी का, वो फिर भी वहीं खड़ा है। नॉर्मल व्यक्ति क्या होगा? किसी की हत्या करके भागेगा। पागल व्यक्ति एक को क्या पता भैया क्या मर्डर है क्या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो विकृत बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं, उनको इस सेक्शन में माफ कर दिया जाएगा। और उन पे सेक्शन कौन से माफ किया जाएगा? 84 में। ठीक है, आगे चलते हैं। मत्तता की अवस्था के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति। देखो, मत्तता का मतलब आपको अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा। मत्तता होता है शराबी, शराब के नशे में, शराब के नशे में। ठीक है, शराब के नशे में। ध्यान रखना, ये जो सेक्शन मैं आपको करा रहा हूं पूरे ऑल इंपोर्टेंट पेपर के लिए करा रहा हूं, ऑल पेपर के लिए। एक भी अगर सेक्शन आपका बाहर चला जाए ना भैया, वीडियो देखनी बंद कर देना मेरी, ध्यान रख लेना। इनमें से एक भी सेक्शन अगर बाहर चला जाए तो वीडियो देखनी बंद कर देना मेरी, सही है, अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इनमें से एक भी नहीं जाएगा। आपका 90 में से 100 नंबर का पेपर आने वाला है, ध्यान रख लेना, इन्हीं सेक्शनों में से। ठीक है, और इन सेक्शनों को एक्सप्लेन करना है मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, मत्तता की अवस्था के आधार पर आपराधिक दायित्व है। कोई व्यक्ति है नशे में, उससे कोई अपराध हो जाता है, उसने दारू पी या कोई नशा करा, किसी भी प्रकार का नशा हो, उसने नशा करा, मतलब नशे की हालत में उसने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया या कोई गलत अपराध कर दिया, मतलब उसने खुद नहीं करा, उसने नशे की हालत में किसी को जान से मार दिया या कोई गलत अपराध कर दिया, तो उसको धारा 85 के अंतर्गत माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? लेकिन इसकी क्या है? कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हो? कि जिस व्यक्ति ने नशे में आकर किसी को मारा है वो व्यक्ति शराब ना पीता हो, उसको किसी ने धोखे से पिला दी हो, धोखे से क्या कर दी हो? पिला दी हो, या उसे पिला के उकसा दिया हो कि भाई मारो मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शराब पीता है पहले से ही और उसने और ज्यादा शराब पी के मेरा जो मेरा अपराध है वो माफ हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये सिर्फ उन पे लागू होगा जो कभी दारू पीते ही नहीं है, कभी नशा नहीं करते हैं और उनको किसी ने अपराध करने के उद्देश्य से गलती से पिला दी कि ये अपराध करेगा, इसे जेल हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों को इस श्रेणी में माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, मत्तता के नशे में, मत्तता में वो व्यक्ति आएंगे जिन्होंने पहले कभी नशा ना करा, उन्हें गलती से करा दिया गया या उन्होंने गलती से कर लिया। ठीक है, आगे आते हैं। विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा। विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा ये है हमारा सेक्शन 141। इसको देखते हैं। इसमें एक चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, बाई मिस्टेक मेरे से वो छूट गया है, इसे देखो। इसे विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा या विधि विरुद्ध जवाब, विधि विरुद्ध जवाब भी कर लो, है ना। इसे क्या कर सकते हैं? विधि विरुद्ध जवाब, ऐसे।
जमाव भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये किस में है, 141 में। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक हो या 5 हो, 5 हो या 5 से अधिक हो, ठीक है। जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध, यानी कोई सरकारी कानूनी काम चल रहा है, क्या है, सरकारी काम है, सरकारी कानूनी काम है, और उसमें क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, और उनका उद्देश्य उस कार्य को बिल्कुल ना होने देने का है, तो वहां पे कहा जाएगा विधि विरुद्ध जमाव करते हैं। 5 हो या 5 से अधिक व्यक्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहीं से चोरी कर लाया, ठीक है, चोरी करके वो अपने घर में आके बैठ गया। घर में आकर जब वो बैठ जाता है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है, और वो लोग उस चोर की मदद करते हैं, उस पुलिस वाले से बदतमीजी करते हैं, उसे मारते हैं, धमकाते हैं कि हम चोर को नहीं पकड़ने देंगे, तो वो विधि विरुद्ध सम्मेलन की क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है, किसी का मर्डर करके आता है, और मर्डर करके अपनी बस्ती में, अपने गांव मोहल्ले में आके छुप रहता है, और जब पुलिस पकड़ने उसे आती है तो लोग उसे पकड़ने नहीं देते हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, और वो सरकारी कार्य में दखल अंदाजी देते हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि वो लोग विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, और इसमें संख्या 5 लोगों से ज्यादा की होनी चाहिए, और उनका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वह हमले तक उतारू हो जाएं, हर उस कार्य को करने लगे जो विधि विरुद्ध है, ठीक है। ये होता है विधि विरुद्ध जमाव। आगे चलते हैं, बलवा व उपद्रव की परिभाषा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इनको क्या करना है, आपको रट लेना है, सही है। देखते हैं आगे, बलवा व उपद्रव की परिभाषा। एक चीज हम नोट करेंगे कि इनको हमें लिख लिख के रट लेना है। क्या कर लेना है, लिख के रट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये है बलवा और उपद्रव की परिभाषा। उपद्रव में, ये तो मैंने करा दिया, सॉरी, मैं थोड़ा किसी की कॉल आ गई थी तो मैं अटेंड करने चला गया, मैं भूल गया था। तो ये बलवा भी उपद्रव कराने वाला था, इसे कराते हैं, ठीक है। बलवा भी उपद्रव की परिभाषा। बलवा और उपद्रव की परिभाषा देखते हैं। बलवे में क्या होता है, ये है सेक्शन 146 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, बलवा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को बाधा डालते हैं या इकट्ठे होकर, उसमें 5 से कम व्यक्ति हों और इकट्ठे होकर किसी को काम में बाधा डालें, या उनका कार्य ऐसा हो कि वो हमला करने की फिराक में हो, या शांति भंग करते हों, या उनका उद्देश्य वहां पे उपद्रव फैलाना हो, ठीक है। और यहां पे सीधा क्या है, उपद्रव। उपद्रव में क्या है, यहां पे सभी 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, क्या होंगे, 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, और सभी का उद्देश्य क्या होगा, एक जैसा होगा, एक समान उद्देश्य होगा। भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वीडियो अपलोड करने में हो रही है, यहाँ पे जो डीजे चल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, इसलिए आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, ना तो मेरी आवाज़ क्लियर आ पाएगी, और ना ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वेट कर चुका हूँ मैं इनका कि ये कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, लेकिन ये बंद नहीं कर रहे हैं डीजे को। रात के 12 बज गए, और इनका भी कुछ साउंड ऑफ होने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, चोरी को तो हम एक्सप्लेन ही क्या करें, आप तो सब जानते हो। चोरी को किस में रखा गया है, 378 में, ठीक है, सेक्शन 378 में, सही है। अपकर्षण की परिभाषा। अपकर्षण क्या है, अपकर्षण को हम थोड़ा सा समझते हैं। अपकर्षण में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई व्यक्ति, देखो अपकर्षण की जो धारा है 383 है, समझते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अपकर्षण, ठीक है भाई, 383। अपकर्षण में क्या होता है, मुझे थोड़ा हाई बोलना पड़ेगा क्योंकि साउंड की आवाज को मुझे दबाना है थोड़ा सा, है नी। अब देखते हैं अपकर्षण। अपकर्षण में क्या होगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है,
ठीक है, ये कहीं रास्ते से गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इनको रास्ते से निकल के जा रहा था, तो इसे यह रास्ते में चोर मिल गए और इन चोरों ने इस व्यक्ति को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इस इतना भय पैदा कर दिया इस व्यक्ति के अंदर कि अगर इसके पास कोई धन है या कोई संपत्ति है या कोई इस पे ऐसा अधिकार है जो इसके सिग्नेचर में है, ठीक है, तो इन चोरों ने इससे ये कहा कि या तो धन को दो, संपत्ति को दो, या हम अपनी संपत्ति जो है उस पर सिग्नेचर करो इन कागजों पे, या अपना चेक जो है चेक पे साइन करके मुझे दो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करा, इसके अंदर डर पैदा कर दिया, धमकाया इसे, और इसको लगने लगा कि अगर मैं ऐसा इनके कहने पर नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे आज जान से मार देंगे या मेरा कत्ल कर देंगे, इसे इतना डरा दिया। तो ये होता है अपकर्षण, मतलब आदमी को अपने बस में कर लिया इन्होंने, और इससे ये कुछ भी गलत कार्य करा सकते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं अपकर्षण। धन भी ले सकते हैं, संपत्ति के कागजातों पर सिग्नेचर करा सकते हैं, या इससे कोई गलत कार्य करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपकर्षण। कौन से सेक्शन में आएगा, 383 में, ठीक है। ये तभी हमारा अपकर्षण। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लूट, लूट क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अलग, लेकिन अब इस समय आपको क्या करना है, बस इसका सेक्शन याद कर लेना। इसके लिए स्पेशल जब लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, हमारे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, ऊपर से साउंड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी धारा को याद कर लेंगे। लूट, लूट, देखो ये तीनों चीज अलग अलग हैं। चोरी, चोरी 378 में है, लूट 390 में है, डकैती 391 में है, ठीक है। इन तीनों को याद कर लेना अलग अलग। कोई समझे कि चोरी, लूट, डकैती, भाई बात तो एक ही है कि क्या हुआ, डकैती हो गई, क्या हुआ भाई, लूट हो गई, क्या हुआ, चोरी। अरे भैया ये चीजें बहुत अलग हैं, इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रख लेना। ये चोरी, लूट, डकैती, इनमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। और ये क्या है, अपकर्षण, किसी को दबाव बनाकर उससे संपत्ति हड़पना। सदोष अवरोध, सदोष अवरोध होता है और एक सदोष परिरोध होता है। इनमें बहुत ही बहन भाई का सा संबंध है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सदोष अवरोध क्या होता है कि किसी व्यक्ति का हक है, ये रहा रास्ता, ठीक है, रास्ता मैं ऐसे ही बना देता हूं, बहुत जल्दी पटवा रही हूं मैं भैया, ठीक है। इन दोनों को समझेंगे, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। भाई इनमें क्या है, बहन भाई का सा संबंध है, ठीक है। 339, 340 है ना, 339, 340, इसमें क्या है, सदोष अवरोध। यहां पे लिखते हैं, पहले समझेंगे सदोष को। 339, भाई आपसे फिर कह रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं इनको रट लेना, पूरा पेपर कवर हो जाएगा आपका इन्हीं सेक्शनों से। इन्हीं सेक्शनों के आधार पर जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं ना, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर बातें ज्यादा बनाते हो, आईपीसी के पेपर में पता चल जाएगा उन बच्चों को कि बातें बनानी कितनी जरूरी थी। अब के काली खेल जाओगे इसी वाले पेपर में, अगर जो ये कह रहे थे ना कि बातें बनाते हैं, पता पड़ जाएगी भैया, ठीक है। आईपी देखो, इसे देखते हैं सदोष अवरोध को। सदोष अवरोध में क्या है, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा दूंगा। कोई व्यक्ति है, यहां से वो जाना चाहता है, ठीक है, ये वो जा रहा है अपनी साइकिल पे, ठीक है। उसने क्या करा, यहां पे एक अपना एक कुत्ता है वो छोड़ दिया कि भाई कुत्ते को यहाँ पे खुला छोड़ दो, और ये कुत्ता कैसा है, काटने वाला है, कटकना है, किसी भी आदमी को देखकर भौंकता है, और उस आदमी को यहाँ पे अर्जेंट जाना था, ठीक है। और उसने मजबूरी बस क्या करा, उसे यहाँ पे भागना पड़ा, और यहाँ पे क्या हुआ, गड्ढा खुद रहा था, अब वो उसमें गिर गया, उसके क्या हो गया, चोट लग गई, या क्या हुआ, यहाँ पे भी रास्ता बंद था, अंदर ये वाली गली ऑफ थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ये कुत्ता था, जिसने खोला था, उसने क्या करा है, सदोष अवरोध करा है, ठीक है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की, मतलब गांव का रास्ता है, यहां से कोई व्यक्ति निकल के जा रहे हैं, ठीक है,
वो अपने जनाजे को लेके जा रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, लेके जा रहे हैं, और उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा खोद दिया है। ठीक है, वो अपने मजे में मस्त हैं, उन्होंने गड्ढा खोद रखा है कि यहाँ पे हम अपना कुछ कार्य करेंगे, कुछ व्यवस्था देखेंगे, लेकिन ये ही एकमात्र रास्ता ऐसा था जो शमशान में जाने वाला था। अब इन्होंने बोला कि भाई एक ही रास्ता है शमशान में जाने का, या तो इस गड्ढे को बंद करो या इसे पाटो। इन्होंने कहा कि संघ की लोग थे कि भाई ना तो मैं इसे पाटूंगा ना इसे भरेंगे, तुम अपनी इस जनाजे को कहीं और ले जाओ। तो यहाँ पे जो बात दायर होगा वो क्या है, इन्होंने इसका सदोष अवरोध करा है। जो इनका अधिकार था इस रास्ते से निकलने का, इन्होंने क्या करा है, बाधित करा है इस रास्ते पे जाने से। तो ये है सदोष अवरोध। ठीक है, अब समझते हैं सदोष परिरोध। ठीक है, सदोष परिरोध क्या है कि कब एक व्यक्ति है वो ऐसे घर में, ठीक है, ए और बी हैं, ए ने बी को या तो जबरदस्ती दादागिरी मान लो, ठीक है, दादागिरी से या बेला फुसलाकर, ठीक है, इसको इस घर में ले गया कमरे में। ठीक है, और ए को पता था कि अगर बे को रोक लिया जाए, ठीक है, तो मेरी संपत्ति, मतलब ये गवाही देने जा रहा है ए के खिलाफ, तो इसने क्या करा कि अगर मैं बी को यहाँ पे रोक लूँ, इस कमरे में बंद कर दूं, तो ये गवाही के टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसने क्या करा है, इसका सदोष परिरोध करा है। क्या करा है, सदोष परिरोध। ठीक है, इसका जो हक था गवाही देने का, इसने क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, और अब ये गवाही देने नहीं जा पा रहा है। तो ए ने बी का क्या करा, सदोष अवरोध। या क्या करा कि ये व्यक्ति ए जो है बी के घर में चोरी करने जा रहा है, तो इसने क्या करा, बी को एक कमरे में बंद कर दिया, और उसके दरवाजे पे, यहाँ पे ये जो गेट होते हैं इस पे, यहाँ पे एक क्या बैठा दिया, पियोन को बैठा दिया है ना, चौकीदार को, और उसके हाथ में क्या दे दी, गन, कि भाई जब भी ये बाहर गेट की तरफ आए इसमें गोली मार देना। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इसका सदोष परिरोध करा है, इसको डरा के अपने कब्जे में रखा है, इसकी आज़ादी को, इसकी स्वतंत्रता को, इसको जो गवाही देने का हक था उसे रोका है। ठीक है, तो ये था सदोष परिरोध। और सदोष अवरोध में क्या है, किसी का रास्ता रोकना। सदोष परिरोध में क्या है, किसी को बंदी बना लेना। ठीक है, रिष्टि, रिष्टि मतलब होता है शरारत। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी से इस तरह का मजाक करता है, इस तरह का कार्य करता है जिससे उससे दुर्घटना होती है, हानि पहुंचती है, तो वो क्या होता है, रिष्टि कहलाती है। मानो कि दो दोस्त हैं, आपस में कॉलेज में बैठे हैं, ठीक है, और किसी ने मजाक में किसी से मजाक करा, और वो मजाक में उसके वो मजाक जो गंभीर हो गई, उसके ज़्यादा गंभीर चोट लग गई और वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, रिष्टि यानी शरारत, वो 425 में चली जाएगी। या किसी व्यक्ति ने आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और हंसी मजाक करते करते उसने किसी के मुक्का मार दिया, और मुक्का इतनी जोर से लगा कि उसकी पसली टूट गई, या किसी के मुंह पे उसने मार दिया तो दांत निकल गए, तो वो क्या होता है, रिष्टि, शरारत में किसी के चोट लग जाना। 425। ठीक है, अभिप्रेरण की परिभाषा देखो। आप सोच रहे होंगे इन्हें क्यों करा रहे हैं। आपका 90 से 100 नंबर का जो पेपर आएगा इन्हीं एक सेक्शंस में से फंसेगा, और जब आपको सेक्शन याद होंगे ना, तो आप एग्जाम्पल, तो जैसे मैं पेल रहा हूं ना आपके सामने, एग्जाम्पल तो आप खूब दे सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, उसके ऊपर कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, और उसके आवश्यक तत्व क्या है, वो चीजें लॉन्ग में अलग से कराऊंगा। जब अपनी तरफ से भी हम क्या कर सकें, थोड़ा सा बना के लिख देंगे, तो एक आध एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, हमें पूरी ये नॉलेज हो जाएगी इनको रटने से। और जो मैं बता रहा हूँ कि भाई इस सेक्शन में ये चीजें हैं, इस सेक्शन में ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार देखो वीडियो को, आपसे बस ये कहना चाहता हूँ। और लिख लिख के भाई पूरा कल एक दिन इसी चीज पे लगा दो। अगर तुमने कल का दिन इसी पे लगा दिया तो आपका इतना बेहतरीन पेपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो भाई आप ये कहोगे कि हाँ भाई इन भैया ने
हमको जो बताया था हमने वो नहीं करा, और लेकिन आज हम क्या है, दिक्कत में आ गए। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करना, आपको बेहतरीन तरीके से भाई उतार लेना, लिख लेना। मैं अपनी छोटी बड़ी बहन सबसे कहना चाहता हूँ, गुड़ियाओ, अगर आपने लॉ के फील्ड को चुना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपसे पहले किसी वीडियो में ये नहीं बोला था कि इस वीडियो को ज़्यादा से देखो, ज़्यादा से देखो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से निकल के जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है, इन सेक्शनों को याद कर लेना मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है ना, देखो अभी एक है यहाँ पे अभिप्रेरण की परिभाषा, इसको याद कर लेना, ये हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। अभिप्रेरण की परिभाषा या अभिप्रेरण किसे कहते हैं, 107, ये किस सेक्शन में है, 107। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। देखो आप प्रत्येक बच्चे कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज का ही एक आपको बेहतरीन सा एग्जांपल दूंगा अभिप्रेरण का। वन 107 क्या हुआ कि ए और बी की क्या हुई, लड़ाई हुई। ठीक है, आपस में। ठीक है, ए और बी की क्या हुई, लड़ाई हुई। ए ने बी पे हमला करा और चोट लग गई बी के क्या लगी, चोट। ठीक है, चोट जब बी के लगी तो यहां पे पब्लिक जो इकट्ठी हो गई, सही है, ये क्या हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जिसके चोट लगी थी सी डी ई एफ, ये बोले भाई अरे तू तो पिट गया, अरे यार तू तो कमजोर निकला, अरे मार इसे। इसने क्या करा, इसकी देही तोड़ दी, इसने अभी अपने 2-4 दोस्त बुला लिए। ठीक है, फिर इसने बी की देही तोड़ दी, सही है, तो ये क्या है, अभिप्रेरण। तो इनके कहने पे क्या करा, इसने इसकी देही तोड़ दी और इसने कैड़ी पर के तोड़ दी, तो ये क्या कहेंगे कि ये अभिप्रेरण में आके इन्होंने कार्य करा है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई यहां पे फाइट। ठीक है, फाइट के बाद भी तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अब आते हैं। अब होता क्या है, ए ने तो इसे थोड़ा मारा था बी को, बी ने इस ए की देही कैड़ी तोड़ दी। ठीक है, कॉलेज की बात चल रही है। अब होती है, अब आती है पॉलिस। ठीक है, पॉलिस आती है। अब यहां पे क्या करना है कि जब पॉलिस आई, पुलिस बोल दो भाई, ये करेंगे भैया क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना पॉलिस, तो हम चलो पुलिस आई। ठीक है, पुलिस आई। अब क्या हुआ, ये जो सी डी ई एफ थे, सी डी ई एफ, ये जो थे, एक चोट लग गई है, एक कहां पे है, हॉस्पिटल में पहुंच गया। ठीक है, कहां है, ए हॉस्पिटल में। अब बी को पुलिस पकड़ने आई, क्या आई, बी को पुलिस पकड़ने आई। तो ये सी डी ई एफ इन्होंने सोचा यार अगर हमने बी को पकड़वा दिया तो ये हम बता देगा कि भाई हम इन्होंने मेरे से पिटने के लिए बोला था। इन्होंने जी को कह दिया कि ये जी इन्होंने जो मार लगाई है, ठीक है, मार बी ने लगाई थी, पकड़वा जी को दिया, कभी ये जी ने मार लगाई है ए पे, इसे पकड़ के ले जाओ। और पुलिस क्या पकड़ के लेगी, जी को, कि यही है। जी को क्या बता दिया, बी, कि जी को क्या बता दिया, बी, ये जी बी है, इसी ने मार लगाई है ए पे। तो अपना अभिप्रेरण मतलब जानते हुए भी गलत व्यक्ति को पकड़वा देना, जानते हुए भी गलत कार्य करा देना। ठीक है, उकसा देना। यहां पे क्या हुआ था, उकसाया था। और यहां पे क्या हुआ है, गलत फंसाया है। ठीक है, तो यहां पे है ये अभिप्रेरण 107, ध्यान रख लेना इस बात को। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छे से इसे कर दोगे, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे देखते हैं अपना आपराधिक मानववध। ठीक है, आपराधिक मानववध ये सेक्शन 299 में है। ठीक है, 299 में है। अब इसमें क्या है, आपराधिक मानववध, इसमें क्या है कि दो व्यक्ति हैं, क्या व्यक्ति हैं, दो हैं, ए और बी। ए जो है बी से
बी को हानि पहुंचाना चाहता है, ए पहुंचाना चाहता है बी को हानि, ठीक है, हानि इससे होनी पहुंचानी है। ये क्या करता है, यहां पे बिजली के तार हैं, ठीक है, बिजली के तार हैं और वो हैं, उनके सामने क्या है, उनमें लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, ए बी के सामने उन्हें जोड़ने लगता है, ठीक है, अपने हाथ से उन्हें कनेक्शन करने लगता है। बी उसके साथ ही है, बी भी देख रहा है कि भाई कनेक्शन कर रहा है, भाई कनेक्शन कर रहा है तो तार उसके हटे हुए होंगे, सपोज करो भाई वो नंगे हाथों से जब उसे तारों को जोड़ रहा है तो ए बी के सामने जोड़ रहा है, तो अब ये ए अंदर रूम में जाता है जहां पे तार के प्लग थे, और अंदर जाता है इस उद्देश्य से कि मैं बी से बोलूंगा कि भाई उन तारों को दोबारा से जोड़ो, ठीक है। अब ये बी अंदर जाता है प्लग के पास, और ये भीतर कमरे में से कहता है कि बी से, ए अंदर कमरे में जाता है, बी से कहता है कि भाई जो अभी मैं तारों को जो जोड़ रहा था उन तारों में देखना कि लाइट, मतलब उनको जोड़ के दे, तुम जोड़ देना, मेरे से सही से नहीं जुड़े हैं और मैं अभी आ रहा हूं, है ना। तो बी जैसे उन तारों को जोड़ने के लिए जाता है, इसके कहने पे ये उधर अंदर प्लग लगा देता है, तो इसमें जो क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, और बी को क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपराधिक मानववध, मतलब जानबूझकर उसे क्या कराई, क्षति पहुंचा दी, आपराधिक मानववध कर दिया, और इसका क्या हो गई, हत्या, ठीक है। दूसरा आ जाओ, आप छत पे गए, ठीक है, आपको पता है कि हमारा घर जो बना है उसकी जो छत है बहुत कमजोर है, ठीक है, क्या है, कमजोर है। अगर कोई इस पे चढ़ गया अगर कोई इस पे चढ़ा तो क्या होगा, वो छत जो है टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब आपके गांव में, आपके घर के आसपास कोई नया व्यक्ति आया और आपको उससे बदला लेना था, तो आपने क्या करा कि भाई एक काम कर, हमारी छत पे चढ़ जा यार, हमारा छोटा सा काम है, ये वाला काम कर दो। जैसे ही व्यक्ति वो छत पे जाता है वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपराधिक मानववध। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, भाई समझ गए होगे, एक आध और एग्जांपल दूं क्या, इतना ही काफी है, मतलब जानबूझकर क्षति पहुंचाना। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके पेपर भी हैं और आप इन सेक्शनों को भी याद करवाना है। आगे आ जाओ, हत्या, हत्या तो जानते ही हो, हत्या किसी को मार देना, ठीक है। बल यानी अपने बल का प्रयोग करना, ठीक है। इसके ऊपर पूरी एक मैं लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, आपराधिक बल, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी हमें सेक्शन याद करने हैं, इसका है 349। आगे है आपराधिक बल, ये तो था आपराधिक मानववध। यहां पे क्या था, अपनी ताकत का गलत प्रयोग करना, ठीक है ना। ये सेक्शन है 350। हमला, किसी पर हमला करना, हमले की देखो हमने टॉट में भी पढ़ा था, हमला जिससे हमें यह आशंका हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है कि हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, उसे कहते हैं हम हमला, ठीक है, धारा 351 में, ठीक है। आगे आ जाओ, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, इसको हम देखो, इनके ऊपर तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है, क्या लेकर आऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जब एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जब तक मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊं इनको रट के रखना है, ठीक है। हम समझते हैं इसको, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग क्या है, ये है 143 में। इसको कैसे देखेंगे, 143 को, आपराधिक दुर्विनियोग को यहां पे देखते हैं। दो मित्र हैं, राम और श्याम, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। राम को, इसको नहीं, इन नामों को नहीं लेते, इनको नहीं लेते। यहां पे है ए और ये है बी, ठीक है। ए और बी बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। ए को किसी एक जो है अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ है, कहां गया है, बाहर। बी क्या होता है, जब ए कहीं बाहर चला जाता है बी के घर में घुसता है, और बी के घर में घुस के इसके घर से घुसता है और किताब निकाल लाता है।
या कोई वस्तु निकाल लाता है। ए को तो विश्वास था कि ये मेरा मित्र है, अगर आगे पीछे घर में आ भी जाएगा तो कोई दिक्कतबाजी नहीं है, कोई नहीं, वो इस पे ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, ठीक है। बट ये जो बी है इसके घर में घुसता है, इसके घर से कुछ सामान निकाल लाता है, ठीक है, सामान निकाल लाता है, चोरी कर लेता है। तो इसने इसका क्या तोड़ा, विश्वास तोड़ा, इसके संग छल कपट करा है और इसके घर में से चोरी कर लिया, ठीक है, ए के घर में से। तो बी ने कौन सा अपराध कराया भैया, बी ने करा है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, मतलब जो उसका अधिकार था उस अधिकार का उसने दुर्विनियोग करा है, ठीक है। आगे आ जाओ, आपराधिक न्यायास भंग, ये देख, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक बी जो है चोरी करके लाया, क्या करके लाया, चोरी करके लाया, और ए के घर में इसने जाके उसे दुबका दिया। जब पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले इसने बी के ए के घर में इसे दुबका दिया। तो यहां पे क्या हुआ है, इसने क्या करा है, इसने आपराधिक संपत्ति का दुर्विनियोग करा है, क्या करा है, दुर्विनियोग करा है, ठीक है ना। इसने इसको फंसाया है, बी ने ए को फंसा दिया है। अब यहां पे करते हैं आपराधिक न्याय भंग, इसमें क्या है, इसमें है 145। इसमें क्या क्या होता है कि जो कोई भी संपत्ति है या कोई कार्य है, वो जो है बी के, जैसे ए और बी क्या है, मित्र हैं, तो संपत्ति है या कोई कार्य है, जैसे संपत्ति है, तो बी ए की संपत्ति है और इसने अपराध कराया, तो ये बी के हाथ में पहुंच के जाए तभी कह सकते हैं इसे न्यास भंग, ठीक है। इसके हाथ में पहुंचे, ये नहीं है कि आप ये ए के घर में घुसा और घुसने पर ही इन्होंने कह दिया भाई तुमने दुर्विनियोग करा है, न्यास भंग, न्याय भंग करा है, न्यास भंग करा। तो इसका क्या है, ये इसके हाथ में या इसके उपयोग में आ गई हो, ठीक है ना। आ जाते हैं आगे, व्यपहरण की परिभाषा, ठीक है। व्यपहरण क्या होता है, व्यपहरण होता है, ये देखो अपहरण से भी ज्यादा घातक होता है, ठीक है ना। व्यपहरण, व्यपहरण की परिभाषा इस नाम से भी आ जाता है, भारत से व्यपहरण, ठीक है। देखो इसे देखो, व्यपहरण, व्यपहरण है 359 में, ठीक है, 359 में। व्यपहरण दो प्रकार का होता है, व्यपहरण कैसा होता है, दो प्रकार का। व्यपहरण में क्या है, जब कोई व्यक्ति अब जाके तानसेन बंद हुए हैं हमारे जिले से, 12:30 बज रहे हैं, और ये जो तानसेन जो डीजे बजा रहे थे अब जाके थोड़े साइलेंट मोड पे हुए हैं, अब थोड़ी शांति हुई है, ठीक है। देखो ये कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, व्यपहरण क्या होता है। व्यपहरण में होता है, एक तो होता है अपहरण, अपहरण की तरह ही व्यपहरण को मानो। व्यपहरण में क्या होता है, आपको न्यू पेज पे समझाएंगे। व्यपहरण, व्यपहरण इसमें होता है 359, ये सेक्शन है हमारा। एक तो होता है भारत से, क्या होता है, भारत से। दूसरा है कानूनी सुरक्षा से। व्यपहरण का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर भारत से किसी व्यक्ति को, लड़की को, बच्चे को बेला फुसलाकर दूसरे देश में लेके जाता है और उससे कोई गलत कार्य करवाता है या उसकी तस्करी करता है या उसे बंदी बनाकर रख लेता है, तो भारत से ले जाकर अदर कंट्री में, भारत के बॉर्डर को क्रॉस करा के ले जाता है, तो इसमें कहा जाएगा कि उसने भारत से क्या करा है, व्यपहरण। किसका, मानव का, बच्चों का, लोगों का, ठीक है। कानून की सुरक्षा से व्यपहरण, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है वो कानूनी सुरक्षा के अंदर है, ठीक है। जैसे कैदी है या कोई बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और उन पे निगरानी है, सरकारी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या किसी सरकारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, वहां से कोई व्यक्ति किसी को बहलाकर, फुसलाकर या उस पर दबाव बनाकर या डरा धमकाकर उसे वहां से ले जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि उन्होंने कानूनी सुरक्षा से क्या करा है, व्यपहरण। जो व्यक्ति कानूनी अधिकार में था
वहां से उनका व्यपहरण करा है, और जो भारत का व्यक्ति था उसे बहलाकर फुसला कर धमकाकर उसे भारत से क्या करा, व्यपहरण। ये सेक्शन 359 में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत से व्यपहरण 359, वैसे देखो व्यपहरण आ जाए खाली 359, भारत से व्यपहरण 359, कानूनी संरक्षण से व्यपहरण की परिभाषा, लेकिन कानून से क्या है 361, 361 ये इसी के पार्ट हैं दोनों। व्यपहरण की परिभाषा, भारत से व्यपहरण, कानूनी संरक्षण से व्यपहरण की परिभाषा, ये इन्हीं के ही दो पार्ट हैं, और इसमें सेक्शन लगेगा सेम और इसमें थोड़ा हट जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अपहरण की परिभाषा, अपहरण का मतलब है किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को, किसी बच्चे को, औरत को, महिला को जबरदस्ती उठाकर ले जाना। व्यपहरण में क्या क्या था, बहलाकर, फुसलाकर, बातों में लगाकर या धोखे से ले जाना। क्या है, धोखे से, बातों में बहलाकर, फुसलाकर ले जाना। ठीक है, अपहरण का मतलब क्या है, जबरदस्ती किसी को भी उठा के ले जाना, मतलब उनका मनाया और हत्या करनी है किसी की, उठाओ और ले जाओ, तो यह है अपहरण। अपहरण में जबरदस्ती। व्यपहरण में क्या है, देखो कानूनी सुरक्षा थे 361, और अपहरण क्या है, अपहरण है जबरदस्ती किसी को उठाकर ले जाना, उसकी हत्या कर देना, माल मांगना या उससे संपत्ति मांगना। ठीक है, यह है अपहरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अपहति या चोट, जब किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दी जाती है या चोट मार दी जाती है तो वो सेक्शन 319 के अंतर्गत आती है। ठीक है, चोट। आगे चलते हैं। स्वेच्छा से चोट करना, आदमी को पता है कि जो वस्तु का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस चीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सामने वाले को चोट लग सकती है, खून निकल सकते हैं, फिर भी वह ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है और सामने वाले के चोट लग जाती है, तो उसको कहते हैं स्वेच्छा से चोट करना। जानबूझकर चोट मारना कि भाई अब मुझे पता है कि मैं अगर इसे कंकड़ फेंक के मारूंगा चांद फूट सकती है, अगर मैं इसमें डंडा मारूंगा तो इसके लग सकती है, चक्कू मारूंगा तो इसके लग सकती है, चक्कू। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जानबूझकर चोट पहुंचाना, सेक्शन 321। चोट आप समझ ही गए हो, चोट धारा 20 में है ना, यहाँ पे है 321 और ये चोट है 20, और अरे सॉरी ये बाई मिस्टेक, यहाँ पे 20 नहीं है, इसे 320 करना है। ठीक है, 320 करना है। ठीक है, चोट 320, ये 20 नहीं था, बाई मिस्टेक हो गया है, ये 320 है। ठीक है, स्वेच्छा से चोट, अपहति या चोट 319, स्वेच्छा से चोट करना 321, चोट खाली 320। ये अब कहोगे कि भाई ये भी चोट है, ये भी चोट है, ये भी चोट है, लेकिन इन्हें ऐसे कैसे रखा है, इनकी कैटेगरी बताई जाएंगी, आपको एक्सप्लेन करा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जब आपके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हंगामा, हंगामा क्या है, हंगामा क्या होता है, देखो इसे देखते हैं। हंगामा, वन 59, सार्वजनिक होती है बस चीजें, सार्वजनिक यानी कि जैसे कि कोई मोहल्ला है, ठीक है, वहां पर दो लोग आपस में लड़कर रात के 12 बज रहे हैं, लोग सभी सो रहे हैं, अपने हारे थके आए हैं कोई, और वहां पे दो लोग आके वहां पे हल्ला करते हैं और आपस में गुथते हैं और इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आपस में गुथते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो होता है हंगामा। और हंगामा किस में आता है, 159 में, 159 में। ठीक है भैया, यहीं आ जाओ। बलवा, बलवे में क्या होता है, एक से अधिक आदमी मिलकर, सही है, इकट्ठे हो जाते हैं और वो बलवा करते हैं, मतलब कहीं रास्ते पे बैठ जाते हैं, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और किसी को मारने का प्लान बनाते हैं और नारे लगाते हैं, रोडों पे बैठ जाते हैं, तो वो क्या होता है, बलवा कर रहे हैं। ठीक है, किसी कानूनी कार्य को पूर्ण ना करने देना, वो क्या कहता है, बलवा। ये किस में आता है, 156 में। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें है आपराधिक अतिचार, इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, इसको सिर्फ आप रट के याद कर लेना, ठीक है ना। आपराधिक अतिचार, इसे हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो आप समझ जाओगे। आपराधिक अतिचार, आपराधिक अतिचार क्या होता है? जब जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए के घर में बी इस उद्देश्य से घुसता है कि ए की बेइज्जती करी जाए। बी ए के घर में घुसा इसकी बेइज्जती करने के लिए, इसका मान सम्मान कम करने के लिए, इसे पीटने के लिए, इसके जो अधिकार है उसे समाप्त करने के लिए, मतलब है ना। तो इसे कहेंगे आपराधिक अत्याचार। मतलब इसने ए ने बी को रोका कि भाई हमारे घर मत आ, बी फिर भी जबरदस्ती इनके घर में एंट्री करता है और इनकी मानहानि, अपमान या शारीरिक पीड़ा देके इन्हें चला जाता है, टेंशन देके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपराधिक अतिचार है धारा 441 में। गृहभेदन, गृहभेदन क्या है? ये भी एक गृहभेदन का ही दूसरा रूप है। आदमी जबरदस्ती किसी के घर में एंट्री कर रहा है, ठीक है, ये रोक रहे हैं कि भाई हमारे घर में मत आओ, ये फिर भी जा रहा है इनके घर में, या लड़ाई हो रही है, ये इसके घर में मारने पहुंच गए, ये क्या है? गृहभेदन 455। भाई रट लेना, आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, आईपीसी का पेपर आपको क्रैक करना है, हिलाना है, तो भाई सिर्फ सेक्शन रट लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे इतने आसान वे में आपके यार अंदर चले जाते रहेंगे, समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोड लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप बताओ, आपके लिए मैं रात को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के 1 बजने वाला है, ठीक है, आप देख चुके होंगे इस वीडियो में मैं आपको तीसरी बार टाइम दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है, कि अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, थंबनेल लगाने में, फिर उसमें लिखने में। भाई एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं, आप तो सिर्फ 1 मिनट में वहाँ से लिख के सेंड कर देते हो कि भैया वीडियो को अपलोड करो, वीडियो अपलोड करो। तो मुझे पता है ना कितनी मेहनत से वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। रात का 1 बज रहा है और एक वीडियो के लिए मैंने देखो इसको छांटा भी है, ठीक है। और फिर बच्चे जो कमेंट करते हैं ना कि भैया आप तो बातें ज़्यादा करते हो, ये ज़्यादा करते हो, भाई बहुत दुख होता है, ठीक है। मन दुखने लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, नहीं मैं तो आराम आराम से डालता रहूँगा वीडियो। भाई मेरा क्या है, मेरा तो चैनल है, आज डाल दी, कल डालूं, परसों डालूं, मैं तो धीरे धीरे डालता रहूँगा, मुझ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैं आपकी डेट शीट को देख के मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि जब मैंने ये जिम्मेदारी ली है डालने की, तो मैं आपके पेपरों से पहले ये सारी चीज़ें डालूं, ठीक है। और तब बच्चे कमेंट करते हैं ना कि आप तो बातें ज़्यादा कर रहे हो, ये ज़्यादा कर रहे हो, पेपर आपका है, रातों को मैं जाग रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पढ़ाने के लिए। मैं दिन में भी तो कार्य कर सकता हूँ, है? सारी चीज़ें देखनी होती, मैं अपनी भी पढ़ाई करता हूँ, फिर भी आपको टाइम दे रहा हूँ। अब ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसे अपलोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा, फिर थंबनेल लगाऊँगा आपके लिए, ठीक है। इतनी आसान नहीं है वीडियो बनाना। और अब से पहले आपके लिए ये निकाल के भी लाया हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कुछ गलत चीज़ मेरे बहन भाइयों के पास ना चली जाए जिससे कि उनका टाइम वेस्ट तो हो, है ना। और फिर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जब आप कमेंट करते हो ना, बहुत दिल दुखता है, ठीक है ना। भाई मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, ठीक है, मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं भी आपकी ही उम्र का हूँ, ठीक है ना, मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं 26 प्लस का हूँ बस, ठीक है ना। और मैं सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मेरा यूट्यूब चलाने का मन तो था, लेकिन इतना मन ये नहीं था कि मैं एक रात में ही सारी वीडियो अपलोड करूँ, सारी चीज़ें 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड करा दूँ। मेरा उद्देश्य था धीरे धीरे डालने का, मैं अपना रिवीजन कर रहा था, ठीक है। और आप जब ऐसी कमेंट मत करा करो, बस आपसे रिक्वेस्ट, आप मेहनत करो, ठीक है ना। मैं आपके संग हमेशा रहूँगा, ठीक है ना। आप कामयाब हुए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है ना। और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आईपीसी के पेपर में इन सेक्शनों को भाई अच्छे से रट लेना, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इनको रट लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। नहीं आप बैक पे बैक देते रहोगे, बैक पे बैक देते रहोगे, पास नहीं हो पाओगे इसमें, ठीक है ना। बहुत कम नंबर आते हैं, बहुत कम नंबर। ज्यूरिस का तो हुआ बना रखा है, टफ तो आईपीसी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
अगर मेरी बातों से अगर किसी को थोड़ा सा दुख होता हो ना, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहता हूँ। वैसे मेरा मकसद किसी को दुख देना, चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना नहीं है, ठीक है ना। मेरा मकसद है सिर्फ आपको जागरूक करना कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। सही है। अब देखते हैं मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई झूठे साक्ष्य दे रहा है, अगर कोई केस है और उस केस में क्या कर रहा है, झूठे साक्ष्य दे रहा है, तो वह दंडित करा जाएगा। मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे झूठे प्रपत्र दे रहा है, यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। यहाँ पे तो जैसे गलत कागज लिख के दे दिया, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। साक्ष्य गढ़ना, जब सुनवाई हुई जहाँ पे उसे बुलाया गया उसकी गवाही के लिए, यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य गढ़ने लग गया, झूठ बोलने लग गया, तो ये क्या है, अपराध है। मिथ्या साक्ष्य देना 191, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 192। हमला करना अभी पीछे समझा चुका हूं। हमला, ये हंगामा, सॉरी ये हंगामा है, पीछे समझा चुका हूं। हमला आपको टॉट से ही आप पढ़ते आ रहे हो। ये है बलात्कार। बलात्कार को किस श्रेणी में रखा गया है, किस सेक्शन में रखा गया है, 375 में। जार कर्म, जार कर्म को ऑलरेडी मैं अब से पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। जार कर्म में क्या है, जब एक स्त्री और एक पुरुष अपनी मर्जी से कोई कार्य करते हैं और जब उनके पति या पत्नी को आपस में पता पड़ जाती है दूसरों को, और जब वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो जार कर्म कहलाता है, ठीक है। आपराधिक धमकी या अविनाश की परिभाषा, ये कैसे छूट गई मेरे से, अभी 1 मिनट देखता हूं। इसमें आएगा आपका, ये हो गया 497, ये हो गया 375, ये हो गया आपका धारा 503, ये होगा 503। आपराधिक धमकी, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उसे मारने की धमकी देता है, उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, इसके अंदर धमकी। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी पहुंचाता है और उसका उद्देश्य क्या है, उसकी बेइज्जती करना, चिंता पैदा करना, और उस चिंता से वो व्यक्ति ऐसा हो जाए कि वो अपाहिज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, इस उद्देश्य से उसे धमकी देता है, ठीक है। तो ये धारा 503 में आएगा। अवैध परितोषण, इसे हम क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे, आप याद कर लेना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, आप पे इतना कवर भी नहीं हो पाएगा और चीज़ें भी देखनी होंगी, ठीक है ना। सिर्फ आपका उद्देश्य है अब इन्हें रटने का, है ना। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, 4-5 लोग मिलकर कोई आपराधिक षड्यंत्र रचते हो, ठीक है। सेक्शन 120 के में। चल संपत्ति, चल संपत्ति वो होती है जैसे सोना चांदी फोन, यानी उसे उठाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, है ना। और अचल संपत्ति किस में आती हैं, वो आती हैं अचल संपत्ति 23 में, ठीक है। अरे कहाँ पे लिख दिया ये मैंने, इसे आप यहाँ पे समझ लेना, है ना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, धारा सेक्शन 122 में आएगी, और जो अचल संपत्ति है ये सेक्शन 23 में आएंगी, ठीक है ना। ध्यान रख लेना बहन भाइयों, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश शब्द को किस धारा में परिभाषित करा गया है, परिभाषित किया गया है 19 में, ठीक है। कूटकरण, ये है धारा 28 में। क्षति यानी किसी को चोट, मतलब क्षति पहुंचाना, क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन की भी हो सकती है, मान सम्मान की भी हो सकती है ना। ये है सेक्शन 44 में। लोक सेवक, लोक सेवक के अंदर कौन आते हैं, सरकारी जितने भी महकमे हैं उनके अंदर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट से लेके पियोन तक, वे सब कौन है, लोक सेवक हैं। जज, मजिस्ट्रेट, सरकारी वकील, फौजी, पुलिस, सरकारी वकील, सॉरी बोल चुका हूं, और सरकारी डॉक्टर, एनी कोई भी है जो सरकारी पद पर है, सरकारी वकील, जो हमारी सेवा कर रहे हैं सरकारी पदों पर रह के, वो कौन है, लोक सेवक हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, सदोष लाभ एवं सदोष हानि, इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा है ना,
धीरे धीरे से समझा दूंगा, बहुत बड़े प्यार से, ठीक है। सदोष लाभ, सदोष लाभ क्या है देखो, गैर कानूनी कार्य करके, गैर कानूनी कार्य करके धन प्राप्त करना, यानी गैर कानूनी कार्य करके धन प्राप्त करना सदोष लाभ है। सदोष हानि, गैर कानूनी गैर कानूनी हथियारों से कोई कार्य करना सदोष हानि, और उनसे किसी को हानि पहुंचाना, ये क्या है, सदोष हानि। सेक्शन 23 में देखो, आगे बताऊंगा इन बातों को, चलो है ना। लोक बाधा, लोक बाधा क्या है, सेक्शन 268 में है। कोई व्यक्ति है, रास्ते से गुजर रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, रास्ते में गड्ढा खोद दिया, तो इसने क्या करा है, लोक बाधा, लोक बाधा यानी लोगों के रास्ते को उसने जाम कर दिया है, ठीक है। गांव में क्या होता है, लोग रास्तों पर बुग्गी खड़ी कर देते हैं, बस निकलने का ही रास्ता रह जाता है, तो जो जिसने बुग्गी खड़ी करी है रास्ते में, ट्रैक्टर ट्रॉली जो खड़ी करते हैं रास्ते में, उन्होंने क्या करा है, लोक बाधा करी है, ठीक है। दुर्घटना, दुर्घटना काफी प्रकार की होती है, ये तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन में। दुर्घटना किस में आती है, धारा 18 में। कूट रचना यानी लोग मिलजुल कर किसी घटना को अंजाम देने के लिए कूट रचना जो रचते हैं उसे कहते हैं कूट रचना, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे बोलते हैं कूट रचना। ये कौन से है, सेक्शन 463 में। और एक बात मैं आज आपको बता दूं, अब तक ये है हमारी फाइनल, जितनी हमारी पेपर में आने वाली हैं 90 से 100 नंबर का पेपर इन्हीं सेक्शन पे ही आएगा, एक भी सेक्शन आपका हट के नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। आप सिर्फ सेक्शन रट लो। दूसरी बात भाई, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ये है आईपीसी, इतने अपवाद हैं, इतने अपवाद हैं कि हमारी पीढ़ी की पीढ़ी गुजर जाएंगी ना लगातार अगर हम आईपीसी को पढ़ें। आपने देखा होगा ना, कभी आप किसी वकील के घर में गए हो तो किताबों का जखीरा रखा रहता है, वो सिर्फ आईपीसी होते हैं, ठीक है। एक एक सेक्शन के ऊपर 10-10 एक्ट बने हुए हैं, एक एक सेक्शन के ऊपर। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं भाइयों, ये आप इनके अपवाद भी बहुत हो सकते हैं, कभी ये सोचो, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि इन सेक्शनों को कैसे याद कर लेंगे और इनके अंदर होता क्या है मोटा मोटी, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए और आपके अच्छे से दिमाग में फंस जाएं, जो इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन प्रत्येक सेक्शन के अपवाद हैं, ठीक है ना, सर्व सत्य नहीं है। हत्या, मर्डर, बलात्कार, ये सब चीजें जो हैं आम चीजें हैं, लेकिन इनमें भी आदमी को बाइज्जत बरी करा जा सकता है, हत्या बलात्कार इन सब में भी, ठीक है ना। लेकिन है क्या, आप जब इन्हें डीपली जाओगे, डीपली पढ़ेंगे, तब जाके बात करेंगे, ठीक है ना। अब तक की आपकी जो पेपर में आने वाली जो चीज़ें हैं, मैं इसलिए इन बातों को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भाई मेरी इन वीडियो को देखे बाद में इनका गलत अर्थ निकाल के कमेंट बाजी ना पेले कि भैया इसका अर्थ तो ये भी है, इसका अपवाद तो ये भी है, इसमें तो ये भी हो सकता है, इसमें तो ये भी हो सकता है। तो उनको पहले बता देता हूँ, आईपीसी बहुत बड़ा है। दूसरी बात, इनके अपवाद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आज आपकी 90 से 100 नंबर की क्या करा दी हैं, सेक्शन धाराएं, ठीक है। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। और जल्द से जल्द, आप अब देख रहे होंगे कि एक वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब आपके जल्द से जल्द कल मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कल आपका सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने ग्रुप में भेजो, अपने कॉलेज और मित्रों को भेजो जो आपके LLB फ्रेंड हैं, ठीक है। सभी मेरी बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे की मदद करो। और आपसे फिर कह रहा हूँ, कल तक जब आपकी वीडियो आए उससे पहले आप सभी इनको रट लेना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप इन्हें नहीं याद करो।
लिख के, बोल के, पढ़ के, एक दूसरे को सुना के, कैसे भी करना है, ये आपको मिशन सक्सेसफुल करना है, ठीक है ना। कल आपकी वीडियो आ जाएंगी, आप परेशान ना हो। आईपीसी को भी अच्छा कर देंगे अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बार इनको लिख लिख के याद करो। और एग्जाम्पलों को देखो, वीडियो को ज़्यादा, इतने में आपकी कल वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, कम से कम दो दो, तीन तीन बार इनको देख लो, ठीक है ना। लिखो भाई मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, क्या है, कैसे है, रट के रख लेना, ठीक है ना। और आप मन से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी रात गंवानी पड़े, चाहे अपना चैन सुकून सब गंवाना पड़े, टेंशन मत लो, है ना। मैं आपके साथ हूँ, आपको पास कराना, अच्छे नंबर दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। रात के 1 बज चुके हैं। आपको इन वीडियो को अपलोड करने में, थंबनेल लगाने में, डाउनलोड करने में लगभग लगभग 1 घंटा हो जाएगा। ये वीडियो आपको 2 बजे तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।